सभी को नमस्कार। अपने आज एनसीईआरटी 12th क्लास जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी नया सिलेबस होगा इस बार, और जिसमें मैंने आपको बताया था 3 किताबें लगेंगी, उस पर अपने चर्चा करनी है। हमारा पहला अध्याय है, बिना कोई आपका टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं। इंटे मन के था अस्थियाँ, मतलब आप ये मान लो हमने पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता। चूँकि हड़प्पा सभ्यता को जानने का जो सबसे बेहतरीन स्रोत है वो तो है मोहरे। इसके अलावा जितने भी वहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं तो उनमें ये सब आ जाते हैं, मन के हो गए, ईंटें हो गई, अस्थियाँ हो गई, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि यह जो सभ्यता थी वह कैसी थी। क्योंकि इनकी लिपि तो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इनकी भाषा का अभी तक पता नहीं इन्होंने क्या लिखा। तो मैं आपको मैंने एक पेज बनाया है छोटा सा, वो आप देखो। ये मैंने एक पृष्ठ बनाया, इसको हम अच्छे से समझेंगे। इससे एक पेज को थोड़ा सा इधर करते हैं। ये जो सभ्यता है इसको हमारी बुक में लिखा गया, लाइन टू लाइन के पेज को पढ़ेंगे। पहले इसको समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांट दिया। आरंभिक हड़प्पा, जिसको प्राक हड़प्पा भी कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता जिसको विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, परवर्ती या उत्तर हड़प्पा सभ्यता। इनका कार्यकाल दे दिया कि ये 3200 ईसा पूर्व से बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसी और एडी 2 शब्द हैं। एडी एनो डोमिनी लैटिन भाषा का शब्द है, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। पहले आपने इतना ध्यान रखना है कि प्राक हड़प्पा, ये देखो मिडल में आ गई हड़प्पा, तो हड़प्पा से पहले है वो प्राक हड़प्पा होगी। प्राक मतलब पहले, जो बाद की है वो उत्तर हो गई या परिवर्ती हो गई, ये हो गई। इसका कार्यकाल हो गया 3200 से 2600 बीसी यानी कि ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट। हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल हमारी बुक जो है एनसीईआरटी उसने माना है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, और परवर्ती या उत्तर हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल माना है 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। अब मैं यहाँ कुछ मैंने उदाहरण लिखे हैं। देखो, कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी एक संस्कृति अस्तित्व में थी, उसको प्राक हड़प्पा सभ्यता कह दिया, और कुछ उदाहरण यहाँ लिख दिए। प्राक हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे पास है कालीबंगा, जिक्र करेंगे आगे। जुते हुए खेत के साक्ष्य जो मिले हैं वो हड़प्पा से भी पहले के हैं, प्राक हड़प्पा। बनावली, राखीगढ़ी, आमरी, कोट दीजिए, ये मैं मैप में भी अभी आपको मैप में दिखा दूंगा कहाँ कहाँ स्थान है। और परिवर्ती या उत्तर हड़प्पा सभ्यता में रंगपुर और रोजड़ी। ये अब ये एक मैंने मैप बनाया है छोटा सा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस आकार में थी। वो थी त्रिभुजाकार में, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांडा। अभी हम मैप में देखेंगे, जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिण दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। प्रवरा नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, उसके किनारे दैमाबाद, जहाँ से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिली है, क्या? कांसे का रथ। ये पीसीएससी एग्ज़ाम के लिए और अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे कोई फर्स्ट ग्रेड की, चाहे कोई नेट की तैयारी कर रहा है, सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बुक है एनसीईआरटी। अब सबसे पश्चिम में कौन सा बंदरगाह? बंदरगाह की बात करें, स्थान की बात, बंदरगाह तो था ये स्थान, सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कौन सी नदी के किनारे? दाश्क के। किस जगह पर? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और सबसे पूर्वी जो जगह है वो है आलमगीरपुर, मेरठ। वही मेरठ जहाँ से 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत क्या मेरठ छावनी से हुई थी? ये मुझे बताएं। अगर क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी तो ये बता दें मंगल पांडे कौन सी छावनी का था? यूपी के आलमगीरपुर में। तो जो सभ्यता है उसका उत्तर से दक्षिण विस्तार तो है 1400 km, 1400 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो 1600 km। ये हमने देखना है। अब हम 1-2 मैप देखेंगे यहाँ पर।
ये तो उनके दुर्ग का हो गया। देखो एक मैप तो ये है, इसमें क्या लिखा है कि ये जो है आरंभिक हड़प्पा यानी कि प्राक हड़प्पा काल के स्थान हैं। तो प्राक हड़प्पा काल में इस मैप में कौन से दिखाए गए? आमरी, आमरी नाल लिखा है इन्होंने, आमरी नाम से फेमस है। कोट दीजी, ये देखो सिंधु नदी आ रही है यहाँ से, सिंधु के किनारे हैं यहाँ पर, ये पाकिस्तान के स्थान हैं। और इधर भारत में एक आ गया सिसवाल। तो ये जो प्रारंभिक हड़प्पा स्थान अभी ऊपर इन्होंने दिखाया एक मैप में, ये कौन सा है? विकसित हड़प्पा। ये देखो हमने पढ़ा उत्तरी उत्तर का कौन सा स्थान था? उत्तरी उत्तर में स्थान था मांडा। पश्चिम में कौन सा? सूतकांगेडोर। यहाँ नर्मदा के नीचे यहाँ पर स्थान आएगा कौन सा? यहाँ महाराष्ट्र में नीचे दैमाबाद। और इधर ये हरियाणा के स्थान हो गए, और ये तो राजस्थान का हो गया। और यहाँ पर आपके लगता है यूपी, और यूपी में एक स्थान मेरठ यहाँ आ जाएगा, और मेरठ में स्थान कौन सा आ जाएगा? आलमगीरपुर। तो ये देखो इस तरह से सभ्यता का विस्तार था। तो आप ऐसे भी मान सकते हो। तो त्रिभुजाकार शेप में ये सभ्यता मानी गई है। अब हम पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम 4-5 ज़्यादा बस अपने शॉर्ट वीडियो डाल दिया करेंगे ताकि आपका ज़्यादा समय खत्म ना हो। आपको इतना ही काम करना है, जो 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम वाले तो अपने हिसाब से उसको कवर कर ही लेंगे जैसे जैसे पढ़ाऊँगा। आपको इतना काम करना है, अपना एक रफ रजिस्टर रखें साथ में, जो बात बोलता हूँ वो बात लिखते रहें, ठीक है। आपके पास अभी बुक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जिनको ये, क्योंकि इस पर मैं कुछ लिखूंगा, अगर इनके स्क्रीनशॉट चाहिए आपके पास ना हो तो मेरे को मैसेज कर दें, नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, मैं आपको ये भेज दूंगा। ये देखो पहला ही यहाँ से ही प्रश्न बन जाता है, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, पहली लाइन के पहले अक्षर से हड़प्पाई मोहर। यहाँ लिखा संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? मोहर। पहला प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को, गौर से सुने, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इसको जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मोहरें। अब बात आएगी कि मोहरें किसकी बनती थी? मोहरें बनती थी सेलखिड़ी नामक पत्थर से। दूसरा क्वेश्चन, जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मोहरें किसकी बनती थी? सेलखिड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। मोहरों पर सामान्य रूप से, तीसरी लाइन, मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूँगा। कोई कहते हैं ये वृषभ है एक सींग वाला, क्योंकि अभी देखो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो कहते हैं कि एक सींग वाला कुबड़युक्त बैल है। हालांकि ये कुबड़युक्त बैल नहीं, उनकी एक काल्पनिक, उनका एक पशु है। और ये देखो इसने क्या लिखा कि सामान्य रूप से जानवरों के चित्र हैं और ऐसी लिपि के चिन्ह हैं कि जिनको पढ़ा नहीं जा सकता। ये देखो जानवर का चित्र हो गया, ये चिन्ह है ऊपर मछलियां सी जो बनी हुई हैं, यहाँ ये चिन्ह है, ये जानवर हो गया। तो ये जो है ये इसके बारे में बताया जा रहा है। तो पढ़ा नहीं जा सका, फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं, जहाँ से हमने पाठ स्टार्ट किया, ईंटें, मनके वगैरह, मृदभांड, तो कहाँ से? अब लिपि तो पढ़ी नहीं जा सकी, तो किससे हम पता लगाते हैं? उनके आवास स्थान से। मृदभांड यानी कि मिट्टी का बर्तन, जैसे मटके, आभूषण वो पहनते थे, औजार थे उनके पास, मोहरें, दूसरे शब्दों में कहें तो पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जानने
का स्रोत क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। और अगर पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो उसमें आएगा मोहरें, जो कि किससे बनती थी? सेलखड़ी की। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में यानी कि पुराने जो तत्व हैं उसमें आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार, तो कहीं से भी प्रश्न आ जाए आप उसका उत्तर दे सकेंगे। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जा सकती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ सकता है। निश्चित समय के अनुसार व्याख्या में बदलाव आ सकता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहे, क्योंकि लिपि को पढ़ा नहीं। तो ये एक हड़प्पाई मोहर है। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का स्रोत मनके वगैरह। अब ये है फलक, ये क्या है? फलक। ये क्या है? बाट। और ये नीचे जो बने हुए हैं ये क्या है? मनके। ये नीचे वाले मनके हैं, ये वाले। ये क्या है? बाट। और ये क्या है? फलक। अब हम यहाँ पढ़ते हैं, ये यहाँ कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसको थोड़ा सा जूम कर लें, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, इतिहास में एक बात जो है वो ये होती है कि किसी भी सभ्यता का नाम उसके पहले खोजे गए स्थान के आधार पर होता है। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थान 1921 में खोज हुई थी। कौन सा था? हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज हुई थी, तो इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि संस्कृति है क्या। तो पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं। यहाँ मैं इस लाइन को छोड़ूंगा और यहाँ आओ आप। विशिष्ट शैली यानी कि विशिष्ट पुरावस्तुओं से क्या अभिप्राय है? मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक, पकी हुई ईंटें सम्मिलित। तो पुरावस्तुओं संस्कृति शब्द का क्या किसके लिए प्रयोग हुआ है? पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए जो विशिष्ट शैली के होते हैं, यानी कि जैसे मोहरें, मनके, बाट एक स्पेशल शैली के होते हैं। वो क्या हों? वो एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित रहे हों। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास और कहीं भी उससे मिलते जुलते कोई विशिष्ट शैली के मोहरे, मनके और बाट और एक ही कालखंड के हों, तो वो चीज़ जो होती है वो एक संस्कृति होती है। ये वस्तुएं अफ़गानिस्तान, अब ये कहाँ कहाँ से मिले हैं? ये अफ़गानिस्तान से, जम्मू, बलूचिस्तान तथा गुजरात। तो मैं बात करूं तो 3 देशों से, पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान, इन 3 देशों से ये पुरावस्तुएं यानी कि मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक, पकी हुई ईंटें, ये सब वगैरह वगैरह यहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों से मिली है? 3। अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में हो गया तो पाकिस्तान, और गुजरात भारत में है तो भारत। सबसे ज़्यादा स्थान इसके भारत। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, क्योंकि पहला खोजा गया स्थान है, उसके आधार पर किया गया था। इसका काल निर्धारण 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। मैंने अभी आपको आगे पढ़ता हूँ। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में आई। जो हड़प्पा संस्कृति से पहले थी उसको आरंभिक या प्राक हड़प्पा, मैं अभी आपको बता के आया। इसके बिल्कुल लास्ट में मैंने एक PDF बनाई जो अभी आपको समझाई कि 3 भागों में बांटते हैं संस्कृति को। प्राक या आरंभिक हड़प्पा, फिर है हड़प्पा संस्कृति, और फिर है परिवर्ती या उत्तर हड़प्पा संस्कृति। तो ये कहते हैं कि हड़प्पा का काल निर्धारण तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व है, लेकिन इससे पहले भी एक सभ्यता थी और बाद में भी। इन संस्कृतियों में हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी हड़प्पा सभ्यता को क्या नाम दिया जाता है? विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये हमारा यहाँ तक जितने क्वेश्चन बनते थे
वो हो गया। अब यहाँ मैप में अब बात आती है, मैंने वहाँ लिखा था BC और AD, BC और AD। अब इसको समझते हैं। एक शब्द होता है BC, एक होता है AD। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ये देखो यहाँ लिखा हुआ, यानी कि ईसा के जन्म, बिफोर होता है पहले, ईसा के जन्म से पूर्व की घटनाओं के पीछे लिखता है BC, और ईसा के जन्म की बाद की घटनाओं के पीछे लिखता है AD। AD का मतलब आफ्टर नहीं है, AD का मतलब है एनो, ये लिखा ही हुआ है एनो डोमिनी, जो कि दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, और जो BC वाले ईसा के पूर्व के सन होते हैं वो हमेशा विपरीत उल्टे चलते हैं। कैसे? अब देखो, आप मान लो ये एक लाइन है, यहाँ पर ईसा का जन्म हुआ 0 पर, तो ईसा के जन्म से पहले मान लो, इससे पहले की बात करेंगे तो यही कहेंगे ना, 1 साल पहले, 2 साल, 3 साल, 1900 साल पहले, 2000 साल पहले, 2600 साल पहले, ऐसा ही आएगा। और बाद में क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 2021, ऐसे ही आएगा। तो ईसा पूर्व के सन हैं जो उल्टे चलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को इन्होंने कौन सा माना, 2600 ईसा पूर्व से 1900, क्योंकि ईसा के जन्म से 1900 साल, फिर 2000 साल पुरानी, 3000, 4000, ऐसे ईसा के जन्म से 2600 साल पहले इन्होंने पुरानी मान ली। ये बात आ गई। तो ये था। अगर फिर भी आपको BC AD ना समझ आए, मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, मैं आपको वो एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो ये मैप में बताया गया है सिंधु के आसपास कौन कौन से ये स्थान थे। तो ये महत्वपूर्ण स्थान जो हैं इन पे अपनी परिचर्चा करेंगे ही। अब आरंभ करते हैं सिंध और चोलिस्तान। अब चोल शब्द जो है वो अरबी भाषा का है। थार रेगिस्तान से जो लगा हुआ पाकिस्तान का हरा भरा, जो मरुस्थल में हरा भरा जो क्षेत्र, वो चोलिस्तान है, जो रेगिस्तान पाकिस्तान से जो लगा हुआ। तो इसमें कुछ बस्तियों का ये जिक्र किया गया है कि कितनी कुल संख्या थी, आरंभिक में कितनी, विकसित में कितनी, नए में कितने। ये कोई अपने विशेष बात नहीं है, हम यहाँ से लेते हैं आरंभ। तो इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले, अब हमने देखना है कि 3 भागों में है। एक हड़प्पा से पूर्व की उसको प्राक हड़प्पा या आरंभिक हड़प्पा, और बाद की को उत्तर हड़प्पा। तो कहते हैं कि हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभ हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग था। दोनों थी, अलग अलग थी, कोई भी इसमें डाउट वाली बात नहीं है। तो दोनों सभ्यताएं जो हैं अलग अलग थी। ये कहते हैं कि हड़प्पा से पूर्व भी एक सभ्यता थी। उनके संदर्भ में हमें जानकारी जो कहाँ से मिलती है, एक यहाँ लाइन आ गई, वो मिलती है कृषि, पशुपालन और उनकी शिल्पकारी से। दूसरी बात आती है निर्वाह का तरीका। उनका जो जीवन जीने का तरीका था वो कैसा था, कैसा रहा होगा। ये कहते हैं कि मानचित्र 1 और 2, एक में हमने क्या देखा था, एक में देखा था हड़प्पा सभ्यता, ये मानचित्र 1 विकसित हड़प्पा या हड़प्पा जो ओरिजिनल, और ये था मानचित्र 2 जिसमें हमने देखा हड़प्पा से बाद की संस्कृति, सॉरी ये हड़प्पा से पूर्व की हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा, और ये कौन सी थी, हड़प्पा। अब उनका ये कहता है कि आपने चित्र में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का। अब देखो प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति में ये स्थान है ना, कोट दीजी, तो इसमें हड़प्पा से पूर्व भी एक संस्कृति थी, आमरी में भी थी।
तो कोड दीजिए, आपको इधर नक्शे में इन्होंने अगर दिया हो तो ये देखो, कोड दीजिए प्रारंभ हड़प्पा से पूर्व भी वहाँ संस्कृति थी, ये रहा आमरी, और हड़प्पा के बाद ये विकसित में भी संस्कृति थी। ये स्थान जिसमें हड़प्पा से पहले भी एक सभ्यता थी और बाद में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। तो यहाँ हम जिक्र करते हैं पहली लाइन कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर भी पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थीं। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। अब जीवन निर्वाह के तरीके भाई हड़प्पा से पूर्व वालों के भी वैसे थे और बाद वालों के भी वैसे थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, या तो पेड़ पौधों से कुछ प्राप्त करते थे, कंद मूल जड़ जो भी, और या जानवरों जिनमें मछली भी शामिल, मछली खाते थे, से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दाने कुछ मिले हैं। बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो गए हैं। इनका अध्ययन पुरा वंशपतिज्ञ करते हैं जो प्राचीन वंशपति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में अब कौन कौन सा अनाज उनके मिलता है? गेहूँ, जौ, दाल, आज की तरह। मान लो आज सृष्टि का विनाश हो जाए तो इसके बाद जो लोग आएंगे तो जहाँ जहाँ से स्थानों को खोज करेंगे तो हर घर के हर मकान में कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी, तो इस सभ्यता के बारे में वो जान लेंगे। हालांकि इस सभ्यता के बारे में तो लिखा पढ़ा बहुत कुछ है। तो गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल ये शामिल थे उनके अनाज में। बाजरे के दाने कहाँ से मिले हैं? गुजरात के स्थानों से बाजरे के दाने मिले हैं। अब आपने यहाँ हालांकि दिया हुआ नहीं है, पर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि रंगपुर और लोथल दो ऐसे स्थान थे गुजरात के। गुजरात में कौन कौन से? रंगपुर और लोथल, जहाँ से चावल के अवशेष मिले हैं। आगे आ जाएगा ये, ठीक है। सॉरी, चावल के तो मिले ही हैं, चावल के कम हैं, यहाँ से बाजरे के अवशेष भी मिले हैं। क्योंकि आगे की पंक्ति में उन्होंने क्या लिखा कि बाजरे के अवशेष कम मिले हैं, तो बाजरा रंगपुर लोथल से बाजरे के अवशेष भी मिलते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियाँ। पहले तो अब देखो किस तरह से उनके बारे में जाना जाता है, उनके जीवन निर्वाह सिस्टम से, उनके फसलों से किस तरह की पैदावार करते थे, क्या कुछ खाते थे, उसमें जानवरों की हड्डियाँ भी आ गई। मवेशियों, भेड़, भेड़ियाँ, बकरियाँ, भैंस, सूअर, उनकी हड्डियाँ। पूरा प्राण विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वरा यानी कि सूअर, जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वरा अवतार लिया था। वरा अवतार कौन सा होता है? जिसमें सिर जो है गधे का, बाकी मनुष्य की धड़ होती है। तो जंगली प्रजातियों जैसे सूअर, हिरण, घड़ियाल की हड्डियाँ भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी जो थे वो स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कृषि प्रौद्योगिकी, उनका जीवन निर्वाह हो गया। अब कृषि प्रौद्योगिकी देख लेते हैं। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेत में बीजों का छिड़काव किया जाता था? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ते हैं। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियाँ। मृण मूर्तियाँ क्या होता है? मिट्टी की मूर्ति। मृण होता है मिट्टी। यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान। चोलिस्तान क्या है? जो थार के रेगिस्तान से लगता पाकिस्तान का मरुस्थली इलाका, वहाँ के कई स्थलों और बनावली। तो चोलिस्तान और बनावली से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं।
तो ये बात आ गया क्वेश्चन। जैसे मैंने दामाबाद में बताया आपको कांसे का रथ मिला है, तो मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से बना है? चोलिस्तान के कुछ स्थान जो पाकिस्तान में है, और बनावली हमारे जो इंडिया के हरियाणा में है। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन यानी कि कालीबंगा वहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये महत्वपूर्ण, वो किस काल के हैं? आरंभिक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से पूर्व के हैं, प्राक हड़प्पा काल के हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। बस थोड़ा सा और है, इसके बाद क्लास को ऑफ करते हैं। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया। भाई पुरातत्वविद जो खोज करता थे, उन्होंने जो फसलों की कटाई के लिए जो औजार बने हुए थे उनको पहचानने का उन्होंने प्रयास किया। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग, पुरातत्वविद जो बात करते हैं कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे? लकड़ी के हत्थे में जैसे अपने लोहे की आपने दांती होती है जो, तो वो पत्थर के फलक थे, क्योंकि उस समय लोहा नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं था, लेकिन ये सभ्यता कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यता। कांसा जो मिश्रित धातु है, या फिर ये धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। धातु के औजार बहुत पाए गए हैं वहाँ। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत ही, अफगानिस्तान में शौर्तगोई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। तो प्रश्न क्या हो गया? नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? शौर्तगोई कहाँ पर पड़ता है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में दो ही सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान मिले हैं, एक शौर्तगोई, एक है मुंडी गाक। मुंडी गाक ऐसे लिखा जाता है, मुंडी गाक। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त बहुत इंपॉर्टेंट बात, धौलावीरा से मिले जलाशय। तो जलाशयों के अवशेष कहाँ से? यह प्रश्न आ जाएगा, आगे भी आएगा इसका जिक्र। उत्तम जल प्रबंधन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो धौलावीरा से। कृषि के लिए जल संचयन किया जाता होगा जलाशय में, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। धौलावीरा से मिला जलाशय यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरह का ये था। जैसे छोटी डिग्गी बनाते हैं, और यहाँ पर इन्होंने एक दो बाट का जिक्र किया हुआ है कि दो मिट्टी की अवतल पत्थर की अवतल चक्कियाँ मिली हैं। ठीक है, यहाँ पर बड़ी संख्या में मिली हैं हड़प्पा स्थलों में, और मोहनजोदड़ो हड़प्पा में उत्खनन करने के बाद ये जो चक्कियाँ थी उसमें दो प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे जिन पर एक छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जैसे ये देखो, और एक जिसको वो क्या कहते थे, सालन पत्थर। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये है सालन पत्थर, जो कि इसमें कोई अनाज रख के बड़े वाले में, जैसे अपने वो कटोरी में किसी में, और जैसे अपने सब्जी बनाते हैं तो एक बर्तन में वो पत्थर का है ना जो बना हुआ, तो उसमें वो कुटाई का काम करके फिर वो तैयार करते हैं मिर्च मसाला जैसे। उसी तरह ये पत्थर का बना, तो ये इसमें जो कुटाई का काम करता था, तो इसको क्या नाम दिया? सालन पत्थर। सालन, ये सालन सब्जी को ही कहते हैं बनाने के लिए, ये इस तरह से। तो अपने आज 4 पृष्ठ है, इस पर ही बात करेंगे। कल अपने इस पर बात कर लेंगे मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो, ये देखो, एक दुर्ग भाग होता था, एक शहर होता था, तो इस पर बात कर लेंगे अपने कल। तो अभी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, अपने एक ग्रुप बना रहे हैं जहां आप कहोगे टेलीग्राम 54 186 97 990 54 186, तो मुझे मैसेज कर दें आप इस नंबर पर। अगर कॉल करना चाहें तो इस नंबर पर कॉल कर दें।
63 77 13 15 09 और अपने वो ग्रुप बना के फिर जैसे जो अभी 12वीं ख़त्म हुई है उनके लिए मैं टेस्ट बनाता हूँ, कंटिन्यू टेस्ट क्लासें रिकॉर्ड करने के बाद। जैसे ही मैं वापस चला जाऊँगा जहाँ मेरी पोस्टिंग है, तो बोर्ड पे क्लास आपकी शुरू कर देंगे अपने टेस्ट वगैरह, और साथ साथ अपने मैप के स्थान भी ये क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये अच्छे से याद कर लें, साथ ही लिख लिया करें जहाँ जहाँ मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। फिर ये यहाँ जो देखो उसको जानने के स्रोत क्या हैं, महत्वपूर्ण स्रोत मोहरे हैं, वैसे पुरातात्विक वो वस्तुएं हैं उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं। तो इस तरह से ये सब आप बताएंगे मुझे, आप बताएं ये देखो ये उनमें फलक दिए गए हैं, ये बाट दिए गए हैं, ये मन के। तो इस तरह से आप इनको हड़प्पा के वो 3 भाग बांट कर जैसे मैंने आपको समझाया, तो आप वो अच्छे से कर लेना। और इसका ये त्रिभुजाकार मैंने बता दिया आपको, ये 3 भागों में बटी हुई थी, तो ये अच्छे से आप मेरे को बता देना। अगर जो समझ नहीं आया तो आप पूछ लेना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ें।